Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the sum accounting standard, which is initiate according to this standard, first accounting standard first to accounting standard 15, 1979 to 1995. 1995 तक ये इतने स्टैंडर्ड को इनिशिएट किया गया था और 2000 टू 2007 के बीच में 16 टू 29 को इनिशिएट किया गया था और 32 को आपका लेटर पार्ट ऑफ 2007 मतलब 2007 के बाद जो है इसको इंक्लूड किया गया था। यानी कि इसको देखने से क्या लगता है कि अब तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो एक बार में नहीं बनाए गए हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई है आपके 1979 टू 1995 तक जो सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे। 2000 के बाद चेंज हुए, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बढ़ाए गए। यहाँ पे और कुछ ऐड ऑन किए गए 2007 के बाद और 2007 तक। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको इनिशिएट कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गैप के अकॉर्डिंग जिसको इंक्लूड कर दिया गया है उसको आप एक एक करके पढ़िए। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट पे कर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, कुछ चीज़ें मैंने बताई थी आपको एक्सप्लेन करके, तो चूंकि आपके नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाते इसलिए मैंने इस चीज़ को लिया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब अकाउंटिंग फाइनल अकाउंटिंग का कैसे डिस्क्लोजर करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक पॉलिसी अडॉप्टेड टू प्रिपेयर यहाँ पे एफएस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस, एक ही जगह पे सारे इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक प्लेस पे आपके होने चाहिए। पर्पज क्या है इसका कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक जगह पे होना मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग रिपोर्ट का एक जगह पे होना एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझने में आसानी होगी। दूसरा क्या पर्पज था, बेटर कंपैरिजन एनालिसिस, जो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर का एनालिसिस करते हैं या प्रीवियस अदर ईयर का बैलेंस शीट का करंट ईयर के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इस बेटर कंपैरिजन एनालिसिस यानी कि एनालिसिस करने में कंपैरेटिव एनालिसिस करने में क्या होता है, अच्छा होता है। मोस्टली नीडेड आपका WRT डिप्रिसिएशन, यानी कि WRT डिप्रिसिएशन का मतलब है आपका रिटेन जो डिप्रिसिएशन है आपका उस बेसिस पर भी आपको डिप्रिसिएशन की जो आवश्यकता होती है, कौन डिप्रिसिएशन का कौन सा मेथड आपने अपनाया है वो आपका इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, आप इन्वेंट्रीज का मतलब जानते हैं स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री होता है, स्टॉक होते हैं। तो उसमें क्या है, यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कास्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड टू शो इन बैलेंस शीट टिल इट इज सोल्ड। यानी कि इन्वेंट्रीज का हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, मतलब स्टॉक को मेंटेन करते हैं और तब तक मेंटेन करते हैं जब तक कि वो सोल्ड नहीं होता, जब तक वो बिक नहीं जाता है। यानी कि इसमें क्या क्या कंजिस्ट होता है, रॉ मटेरियल्स, तो मैंने आपको बताया था इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर्स एंड टूल्स, ये भी इन्वेंट्रीज होते हैं। इसी को आप फिक्सियस एसेट्स भी कहते हैं। तो इसको आप एसेट्स में इंक्लूड तो नहीं करते हैं लेकिन वो एक फिक्सियस एसेट्स के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही आपका इन्वेंट्रीज ऑफ फाइनल गुड्स, इस तरह की चीजें हैं। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन ट्रेड, इसको भी आप इंक्लूड करते हैं। तो इनका आप कंप्यूटेशन मतलब इनका आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते रहते हैं जब तक ये सेल ना हो जाए। इससे क्या होता है, कितना हमारे पास स्टॉक है, कितना स्टॉक सेल हो चुका है, इसका कंप्यूटेशन करना जरूरत है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं, तो कास्ट ऑफ परचेज,
परचेज प्राइस, यानी कि परचेज प्राइस किस कास्ट पे उसका परचेज किया गया है, और ड्यूटीज, टैक्सेस, फ्रैट इनवार्ड्स सब उसमें इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि 100 रुपीज़ का कोई गुड्स परचेज किया गया है तो उसमें कितना टैक्स वगैरह लगा है, तो सपोज करिए 10 रुपीज़ टैक्स लगा है। उसके बाद से उसका फ्रेट इनवार्ड का मतलब यह है कि उस पर कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ है, तो सपोज करिए उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5 रुपीज़ है, यानी कि टोटल कास्ट कितना हो गया 115। यानी कि इस तरह से आपका इन्वेंट्रीज का डिटर्मिनेशन किया जाता है। कास्ट ऑफ कन्वर्जन, अगर इन्वेंट्रीज का आपका कन्वर्जन करना पड़ता है तो उसको भी कास्ट उसमें ऐड करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और जो उसका रियलाइज्ड वैल्यू है जितने में वो यहाँ पे रियलाइज का मतलब होता है कि जितने में वो सेल हो सकता है वो रियलाइज्ड वैल्यू होता है। कंपैरिजन ऑफ कास्ट एंड नेट रियलाइजेबल, यानी कि अब कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जितना हमारा रॉ मटेरियल्स या जो हमारा परचेज है इन्वेंट्री का अब कितना है, तो उसके बीच कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि आज आप कोई सामान खरीदे और हो सकता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद जाते हैं तो वो सामान और महंगा हो जाता है, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो अब आपके पास अगर स्टॉक इन्वेंट्रीज आपने किया है, इन्वेंट्री मेंटेन किया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने 4 महीने पहले कंपैरिजन जब करेंगे तो 4 महीने पहले आपको पता लगेगा किस कास्ट पे मैंने इन्वेंट्रीज परचेज किया था और अब किस कास्ट पे परचेज कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसका प्राइस डिटर्मिनेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड ये कहता है कि आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करना चाहिए जिसमें आपका इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश को आप मेंटेन करेंगे। इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश ऑफ, इनकमिंग का मतलब कैश कहाँ से रिसीव हो रहा है, और आउटगोइंग ऑफ कैश मतलब कहाँ पे कैश स्पेंड हो रहा है, एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है। एक्ट एज ए बैरोमीटर ऑफ जज सरप्लस एंड डेफिसिट, ये बैरोमीटर की तरह से होता है। जैसे बैरोमीटर में आप क्या करते हैं, आप एयर प्रेशर आप उसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर आप नापते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप कैश के बैरोमीटर को नापते हैं। आप कैश कितना आपके पास आया और कितना आपके पास से कैश गया, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, तो इसका डिटर्मिनेशन हम करते हैं, जज करते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम ये सीखते हैं कि हमको कितना स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, और किस तरह से अपने हम कैश रिसीविंग को या कैश इनफ्लो को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं और कैश आउटफ्लो को कैसे हम कम कर सकते हैं। जैसे अब सिंपल सी बात है, आपके वहाँ इनकम होता है तो आप ये सोचते हैं कैसे क्या करें कि हमारा पैसा कुछ बच जाए, यानी कि खर्च होने से बच जाए, यानी कि आउटफ्लो होने से क्या हो जाए, बच जाए। और क्या करें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमको हमारे घर कैश आए, यानी इनकम कैसे बढ़े, यानी कि इनकम को आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं और खर्चों को घटाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आउटफ्लो को कम करने की कोशिश करते हैं और इनफ्लो को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है। एक्सप्लेन कैश फ्लो अंडर 3 हेड्स। 3 हेड्स मेनली 3 हेड्स के अंडर में कैश फ्लो को आप मेंटेन करते हैं। जब आप 12th में जाएंगे, क्लास 12th में, तो आप इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होते हैं, परचेज, सेल्स, रेंट, एक्सपेंसेस जो भी पेड करते हैं, लॉसेज होते हैं, तो उनको आप एक कैश फ्लो बनाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब कहाँ से आपने लोन प्रोसेस किया या कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो वो आप सोर्स ऑफ फाइनेंस को आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपने जो आपके पास जो कैश था उसमें आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना खर्च किया, मतलब एसेट में इन्वेस्ट किया और शेयर में इन्वेस्ट किया, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो एसेट्स लाइक समथिंग में आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, यह आपके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। इसमें भी आपका ये तीनों जो हेड है, इसमें भी आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों होता है। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो जहाँ पे आप एसेट परचेज करते हैं वहाँ पे एसेट सेल भी करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जहाँ पे आप लोन लेते हैं वहीं पे आप किसी को लोन दे भी देते हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहाँ पे परचेज होता है वहाँ पे सेल्स भी होता है, यानी परचेज करेंगे तो आउटफ्लो होगा और सेल्स करेंगे तो इनफ्लो होगा। तो इस तरह के आप हेड के थ्रू आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्थ, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी बैलेंस शीट के प्रिपेयर होने के बाद से जिस डेट को बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, मीन्स टू से 31 मार्च, जब 31 मार्च को बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाता है उस समय उस या उसके बाद अगर कुछ ऐसा कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज आ जाती है तो उस केस में आप क्या करते हैं, उसका एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे आपका फॉर मेंटेनिंग प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, आप बैड डेट्स का प्रोविजन करते हैं। जनरली यूजेज कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग लाइक बैंकरप्सी, फ्रॉड्स एंड एरर्स, और इस तरह की चीज़ें भी आती है। बैंकरप्सी आता है तो उसमें भी कॉन्टिजेंसीज की आवश्यकता होती है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो प्रोविजन एंड रिजर्व्स, तो उसमें इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आप ये जानिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के कहानी कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बैलेंस शीट बनने के बाद से कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड prior period items are changed in the accounting policies, कुछ ऐसे नेट प्रॉफिट या लॉस आप जिस पीरियड का कैलकुलेट करते हैं उससे पहले के पीरियड के आइटम्स या अकाउंटिंग पॉलिसीज में कुछ चेंज हो जाते हैं। तो ए सर्टेन क्राइटेरिया फॉर सर्टेन आइटम्स, तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, उसके लिए आप सर्टेन आइटम्स को आप क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे सपोज करें इंक्लूड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें कंजिस्ट 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होते हैं ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज भी होते हैं लाइक सम एसेट्स वेयर सोल्ड्स एंड gain earned from the sale of assets and some other incidents through the organization may be incurred loss or may be incurred may be obtained gain। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आते हैं अकाउंटिंग फॉर डिप्रेशिएशन। इसमें डिप्रेशिएशन, कैसे आप डिप्रेशिएशन की अकाउंटिंग करते हैं, इसकी भी अकाउंटिंग आप करेंगे जब आपके आगे आने वाले चैप्टर में आपका डिप्रेशिएशन एक चैप्टर है, उसमें आप डिप्रेशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उन चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ये जो डिप्रेशिएशन होता है एक नॉन कैश ये एक्सपेंडिचर होता है, इसका कैश में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन इसका वैल्यू होता है, क्योंकि ये किसी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। एसेट की वैल्यू को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि एसेट के वैल्यू में लॉस होता है। तो ये डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। एक्चुअली ये कैश एक्सपेंसेज होते नहीं है, लेकिन ये चूंकि एसेट की वैल्यू को क्या करता है, लेस कर देता है, तो इसको एज ए लॉस के रूप में हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, अब कैसे करते हैं कि आप इसका यूजफुल लाइफ आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि कोई सामान आप कोई एसेट परचेज करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर एस्टिमेटेड लाइफ आप सोच लेते हैं कि 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, ठीक है। अब 20 ईयर से उसके टोटल अमाउंट को 20 ईयर से डिवाइड कर देते हैं। अब पर ईयर आप क्या करते हैं, वो जितना आपका पर ईयर अमाउंट आता है 20 पार्ट में जब वो अमाउंट डिवाइड हो जाता है, जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज करिए आपने कोई 1 लाख का आपने कोई एसेट परचेज किया, ठीक है ना, और आपने एस्टिमेट कर लिया कि उसका जो जितने दिन वो उसका एस्टिमेटेड लाइफ होगा, मतलब जितना दिन वो चलेगा वो है आपका 10 ईयर्स। 10 ईयर्स आपका चलेगा, यानी कि अगर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका पर ईयर कितना डिप्रिशिएट होना चाहिए, 10,000 पर ईयर, ठीक है ना, 10,000 पर ईयर। और ये 10,000 पर ईयर अब डिप्रिशिएट होगा, यानी कि 10 साल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि अब ये जो 10,000 आपने जो यहाँ पे निकाला है, यही क्या हो गया, डिप्रिशिएशन।
अब यहाँ पे कहता है कि यही डिफरेंट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। अब डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे आपके स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो इस वैल्यू का आप, जैसे मैंने जो किया है ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अभी रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जब करेंगे तो आपका पहले साल आप 1 लाख माइनस 10,000 करेंगे, ऐसे 10,000 कर लेंगे, ठीक है, तो आएगा आपका 90,000 आएगा, ठीक। लेकिन अब दूसरे साल में आप इस पे 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 आएगा, तो ये आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में से फिर से आप 10,000 जब लेस करेंगे अगले साल तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 80,000। यानी कि देख रहे हैं कि पर ईयर इसमें से 10,000 रिड्यूस हो रहा है, यानी कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस तरह से आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, ये कहता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जो कंस्ट्रक्शन का वर्क जहाँ पे चलता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, जैसे रोड का बनाना या फिर कोई बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो जिस एसेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सपोज करिए कोई बिल्डिंग बन रहा है, वो एक एसेट क्रिएट होगा, तब उसके वो और उसका कास्ट इंटरनली क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में अकाउंटिंग फॉर R&D। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो R&D का मतलब जो होता है वो होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे R&D का मतलब जो होता है वो है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, जैसे आपका इसरो है, आपने पढ़ा होगा ना, इसरो है आपका, भाभा एटॉमिक इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब क्या है, ये साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क होता है, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च होता है, सैटेलाइट बनाए जाते हैं, तो कुछ उनका भी अकाउंटिंग होता है। ऐसा नहीं, देखिए वर्ल्ड का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें अकाउंटिंग का वर्क न होता हो। ये सबसे बड़ी बात है कि जिसमें अकाउंटिंग का वर्क ना होता। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा अगर कुछ इंस्टीट्यूशन है तो उसमें कैसे अकाउंटिंग का वर्क होता हो करेंगे, उसके लिए इसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कि टू डील विद ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई आइटम्स ऑफ कॉस्ट विच कंप्राइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लेस डाउन कंडीशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में बी डिफर्ड and required specific disclosure to be made regarding our research and development cost। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना नहीं होता है, इसमें कितना आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना बजट आया और कितना आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना कॉस्ट लगा, कितना खर्च हुआ और कितना और रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ों का इसमें अकाउंटिंग होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आप इसको सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।